हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दिए गए सूत्र का नाम लिखना, आईयूपीएसी नाम लिखना, और इसका विपरीत नाम अगर दिया हुआ हो तो सूत्र इसका लिखना, ये हमने सीखा था, है ना। आज हम इस वीडियो में बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखेंगे, यानी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो मेटल एटम या मेटल आयन लिगेंडो से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और वो अंतरिक्ष में किस प्रकार से विन्यासित है ना। अंतरिक्ष में किस प्रकार से उसकी शेप बन रही है, उसकी शेप क्या है, उसके अंदर कौन सा संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, वो कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, वो कलरफुल है या कलरलेस है ना। ये सब चीजें अगर उसके अंदर अगर वो चुंबकीय प्रवृत्ति शो कर रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, चुंबकीय आघूर्ण कितना है, इन सब की जानकारी के लिए हमको देखना पड़ेगा कि उपसंयोजक यौगिक में बंधन किस प्रकार का है। तो आज का टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, तो उपसंयोजक यौगिकों में धातु आयन और उससे जुड़े लिगेंडों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो किस प्रकार का बनता है, उसको निम्न सिद्धांतों के आधार पर समझाया जाता है। सबसे पहला है आपका वीबीटी, जिसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी कहते हैं इसको शॉर्ट में, और इसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत। दूसरा है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी इसको शॉर्ट में कहते हैं, और नाम है इसका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं। तीसरा है आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। अपने कोर्स में 12th के लेवल तक केवल 2 सिद्धांत है, बाकी आप उच्च कक्षाओं में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो हमारे कोर्स में क्या है, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड, एक तो वीबीटी और एक सीएफटी। ये दोनों थ्योरीज क्या हैं और किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में समस्त जानकारी हमको देती है, वो हम देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वीबीटी क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है। देखिए आप, है ना, संयोजकता बंध सिद्धांत में हम कुछ इसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, लेकिन आपको टोटल वीबीटी जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। किसी न किसी उदाहरण के द्वारा ही आपको अच्छे से वो समझ में आएगी। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि आप एग्जाम्पल्स करिए, तब तक इसको ज़्यादा आप तनाव नहीं लेके मुझे समझ में नहीं आ रही, आप इस थ्योरी को एज इट इज़ पढ़िए, एग्जाम्पल कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरी क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, परंतु कभी कभी धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन नहीं भी त्यागता है। सबसे पहला काम है ना, कोई भी हम जब बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कब कहते हैं, संकुल कब कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कब कहते हैं? जब उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हो। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की विशेषता क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल आयन होता है या मेटल एटम होता है, मतलब उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तब तो वो मेटल आयन कहलाएगा, उसके ऊपर 0 चार्ज हुआ तो इसका मतलब वो मेटल एटम कहलाएगा। तो मेटल एटम या आयन और लिगेंड, तो वो लिगेंडो से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, यही तो है। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए वीबीटी के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स निकालते हैं, उस मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। जैसे कोबाल्ट है और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है +3, तो हम 3 आवेश कब आएगा, क्योंकि मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, है ना। तो यही कह रहा है सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप, माना कि कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वो हमको लिखना है। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है वो हमको लिखना है। ठीक है, तो और कभी कभी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, जब 0 रहता है, जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल NiCO4 में निकल के ऊपर 0 चार्ज है, तो वहां पर हमको कोई इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं है, केवल निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है पहला पॉइंट, कि मेटल के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है
+2 +3 जो भी, उस हिसाब से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। नंबर 2 यानी वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है सबसे पहले मेटल। तत्पश्चात केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों के साथ बंध बनाने के लिए उपयुक्त संख्या में sp-df कक्षक उपलब्ध कराते हैं। देखिए इसके लिए हमको चाहिए समन्वय संख्या। समन्वय संख्या से ये पता चलता है कि सेंट्रल मेटल या सेंट्रल आयन मेटल आयन लिगेंडों के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जितने बॉन्ड बना रहा है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, अब अगर वो माना कि उसकी समन्वय संख्या है 6, ठीक है, तो अगर 6 है तो इसका मतलब उसको मेटल के पास कितने वो उपसंयोजक बंध बना रहा है। उपसंयोजक बंध कैसे बना रहा है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेकर के बना रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के, लोन पेयर लेकर के। तो लोन पेयर को रखने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, रिक्त कक्षक होने चाहिए। ठीक है, तो समन्वय संख्या के आधार पर, लिगेंडों के आधार पर और लिगेंडों से बनने वाले उपसहसंयोजक बंधों के आधार पर केंद्रीय धातु आयन रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले जितने उसके ऊपर जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, फिर क्या करता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है समन्वय संख्या के हिसाब से। ठीक है, रिक्त कक्षकों की संख्या समन्वय संख्या एवं संकरण पर निर्भर करती है। ये रिक्त कक्षकों की संख्या केवल समन्वय संख्या पर निर्भर करती है। चलिए आगे, तीसरा पॉइंट, ये रिक्त कक्षक संकरण द्वारा नए संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक, रिक्त कक्षक क्या करते हैं, रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे कि समन्वय संख्या 3 है तो एक S और 2P यानी sp2 संकरण होगा तो क्या होगा, sp2 संकरण होगा और नए संकरित कक्षक बनेंगे। ठीक है, जिनमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। रिक्त कक्षकों का आपस में क्या होता है, संकरण होता है। तो 3 कक्षक हैं तो 3 कक्षक आपस में संयोग करके 3 नए संकरित कक्षक बनाएंगे। उन तीनों का नाम होगा sp2 और उन रिक्त कक्षकों में लिगेंड अपना लोन पेयर देंगे। क्या देंगे, लोन पेयर देंगे। नंबर 4, अब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड अंतरिक्ष में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। वही जो आपने 11th के अंदर जैसे संकलन पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था कि किस प्रकार से केंद्रीय आयन, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो जुड़े हुए परमाणु हैं वो अंतरिक्ष में संकरण के हिसाब से व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें भी संकरण के हिसाब से व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन संकरण कौन सा होगा ये कैसे हम डिसीजन लेंगे, तो ये आगे के पॉइंट में आ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट कि संकरण कैसे हम पता लगाएंगे। संकरण का प्रकार समन्वय संख्या एवं लिगेंडों के प्रकार पर निर्भर करता है। देखना, अगर समन्वय संख्या 2 है तो संकरण होगा sp, समन्वय संख्या 3 है तो संकरण होगा sp2, समन्वय संख्या 4 है तो संकरण क्या होगा, 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो sp3 और एक dsp2, 2 प्रकार का संकरण हो सकता है। समन्वय संख्या 5 है तो संकरण वापस 2 प्रकार का हो सकता है, sp3d और dsp3। इसमें d पहले आ रहा है, ध्यान रखना। ये अंदर का कक्षक है, n-1 d कक्षक है, आंतरिक कक्षक। ये जो d है ये बाहर वाला कक्षक है। ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और समन्वय संख्या अगर 6 हुई तो संकरण होगा या तो sp3d2 और या d2sp3। अब इनकी शेप देख लेते हैं। sp होगा तो आकृति होगी रेखीय, sp2 होगा तो समतल त्रिकोणीय, है ना, ट्रायगोनल प्लेनर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर। ये हो जाएगा sp3 में चतुष्फल की टेट्राहेड्रल और dsp2 होगा वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। sp3d या dsp3 में तो होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और sp3d2 या d2sp3 हो आकृति होगी ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफल की है। तो ज्यामिति भी आपको पता लग गई। ठीक है, लेकिन यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि
2 होंगे तो समन्वय संख्या 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो भाई 2 संभावनाएं, या तो ये, तो हमको पता कैसे लगेगा भैया कि अगर जैसे समन्वय संख्या 4 हुई तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि इसमें sp3 है या dsp2 है। वैसे तो आगे हम उदाहरण ले रहे हैं, उससे हमको पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मैंने ऊपर ही बताया आपको, क्या बताया, संकरण का प्रकार समन्वय संख्या है, तो समन्वय संख्या पर निर्भर कर रहा है, 4 है तो या तो ये होगा या ये होगा। दूसरा क्या बताया, लिगेंडों के प्रकार पर, लिगेंड किस प्रकार के हैं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो युग्मन होगा, पेयरिंग होगी, और पेयरिंग के कारण क्या होगा, अंदर के कक्षक भाग लेंगे, तो जनरली ये वाला संकरण होगा dsp2, जनरली, हाँ, हमेशा नहीं, ध्यान रखना, सामान्य बात बता रहा हूं मैं, हर जगह ये बात सही नहीं होती है, कहीं कहीं गलत भी निकलती है, इसलिए मैंने आपको कहा जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक। और अगर लिगेंड दुर्बल हो तो युग्मन नहीं होता, बाहर के कक्षक भाग लेते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, संकरण sp3। तो ये तो जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखोगे आपको पता नहीं लग पाएगा कि इसके अंदर कौन सा संकरण होगा, वही तो हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अभी नोट्स को देखिए किस प्रकार से आपने अपने पॉइंट लिख रखे, उन पॉइंटों को समझना जरूरी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, जब संकरण में धातु के n-1 डी कक्षक यानी अंदर के कक्षक भाग लेते हैं, अंदर के, डी पहले आ रहा है ना, dsp2, dsp3, d2sp3, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आंतरिक कक्षक, तो अंदर के कक्षक भाग लेते हैं, तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल, देखो इंग्लिश में कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे नाम है इसके, इसको आंतरिक कक्षक संकुल भी कहते हैं, चक्रण युग्मित संकुल, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, या फिर निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। 3 नाम है इसके, कितने नाम है, 3 नाम है। कौन कौन से, आंतरिक कक्षक संकुल, चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। इंग्लिश में बोलूं तो इनर ऑर्बिटल और कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ज्यादातर आप हायर क्लासेस में या जहां भी पढ़ेंगे आप, तो आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा सुनाई देगा आपको, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये दो फेमस है, ठीक। आप जनरली इनको कैसे पहचानेंगे, देखिए आप डी पहले आ रहा है, dsp2, dsp3, d2sp3, इनमें अंदर का कक्षक पहले आ रहा है, डी वाला, ठीक है। तो हम पहचान भी सकते हैं कि कौन से आंतरिक कक्षक संकुल है और कौन से बाह्य कक्षक संकुल है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में होता है जनरली। किसकी उपस्थिति में, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने के कारण होता है। प्रबल लिगेंड जब होता है तो वो क्या करता है, वो अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है ना। तो प्रबल लिगेंड होने के कारण एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आगे के कक्ष में नहीं जा पाते हैं, वो युग्मित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। इस कारण से अंदर का कक्ष खाली हो जाता है, तो वो संकरण में भाग ले लेता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब तक हम एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। अभी भी आपको कोई डाउट है, आप एग्जाम्पल देखने के बाद डिसीजन लेना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, हाँ, और एक बात और कह रहा हूं मैं आपको कि आप उदाहरण जब कर लें, हम आज 6 उदाहरण करेंगे, 5 के लगभग एग्जाम्पल करेंगे, उन 5 एग्जाम्पल को करने के बाद आप इस थ्योरी को वापस पढ़ना, वीबीटी को, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें, साइंस के अंदर यही है, बहुत सारी चीजें आगे जानने के बाद वापस पीछे वाला पढ़ते तो हमको बहुत अच्छा समझ में आता है। हाँ, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। जब संकरण में धातु के एनडी कक्षक, बाहर के कक्षक भाग लेते हैं, एनडी यानी आगे वाले कक्षक, n-1 यानी एक कक्षक पीछे, तो इसे बाह्य कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल। अगर इंग्लिश में बोलूं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसका नाम होगा, ठीक। और हम जनरली इसको कैसे पहचानेंगे, sp3, s के बाद p आ रहा है, sp3d यानी आगे का कक्षक है बाहर का, और sp3d2 ये भी बाहर का कक्षक है, इसलिए बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे इसको। और ऐसा कब होता है, दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में होता है जनरली, क्योंकि दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में वो इलेक्ट्रॉन युग्मित, पेयर्ड नहीं होते, पेयर्ड नहीं होने से वो खाली होता ही नहीं कक्षक, तो अंदर का कक्षक खाली नहीं होगा तो मजबूरी में कौन सा कक्षक यूज करेगा, वो ऑर्बिटल बाहर का कक्षक यूज करेगा।
क्योंकि उसको तो खाली कक्षक चाहिए और अंदर का कक्ष खाली नहीं है तो बाहर का कक्ष लेगा वो। समझ रहे हो ना आप? बस तो धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के युग्मित नहीं होने के कारण होता है। तो जनरली जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में बनते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दुर्बल लिगेंड की यानी वीक लिगेंड की उपस्थिति में बनते हैं। ये हमारे लिए सोचने लायक बात है। कैसे प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, तो वैसे तो अपन आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, उसमें आपको पता लग जाएगा। लेकिन आपकी सुविधा के लिए 12th के लेवल के लिए, हायर लेवल के लिए नहीं, 12th के लेवल के लिए बच्चों के लिए मैंने सिंपल जो आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। प्रबल लिगेंड है आपके एमीन, साइनो, कार्बोनिल और ऑक्जेलेटो। दुर्बल लिगेंड है आपके फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और एक्वा या एक्वो। ठीक है, तो आप पहचान लीजिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और जल को छोड़ करके बाकी सारे लगभग प्रबल लिगेंड। और प्रबल लिगेंड कौन कौन से? एमीन, साइनो, कार्बोनिल, ऑक्जेलेटो। और भी बहुत सारे लिगेंड हैं, लेकिन हम ज्यादातर आपके एग्जाम में इन्हीं को पूछा जाता है 12th लेवल तक, इसलिए मैंने इनको जानबूझ करके यहाँ लिख दिया था कि आप फटाफट डिसीजन कर सकें और संकलन निकाल सकें। ठीक, अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। जब संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, हमने संकरण से हमने निकाल लिया, शेप निकाल लिया, ज्यामिति निकाल ली, सब निकाल लिया। संकुल बनने के बाद संकुल के अंदर अगर नॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक अकेला इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब समझते हो ना? देखो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 2। ठीक है, तो ये तो हो गए युग्मित अगर 2 हों, लेकिन अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना। हम जानते हैं एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो ये तो हो गया पेयर्ड और ये हो गया अनपेयर्ड। ठीक है, तो जब संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो संकुल क्या होगा? रंगीन होगा, कलरफुल होगा और अनुचुंबकीय होगा यानी पैरामैग्नेटिक होगा। देखो हमको कितनी अच्छी विशेषता पता चली। हमको केवल ये पता लगाना है कि क्या है युग्मित, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा और अनुचुंबकीय होगा। ठीक, अब जब संकुल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो सारे के सारे, यानी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो, तो क्या होगा? संकुल रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। रंगहीन मतलब कलरलेस, प्रतिचुंबकीय मतलब डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक क्या होता है? आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे पता लगाएं कि किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा है? तो हम किसी भी संकुल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक मोमेंट से शो करते हैं। किससे? मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। इसका प्रतीक होता है म्यू। क्या होता है? म्यू। ठीक, और म्यू का सूत्र क्या होता है? म्यू बराबर √n × n+2। म्यू बराबर √n × n+2, जहां n क्या है? n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? अगर एक है तो √1 × 1+2 यानी 3 हो जाएगा। 2 है तो √2 × 2+2 √8 हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट होती है इसकी बोर मैग्नेटॉन, BM। बोर मैग्नेटॉन इसकी इकाई होती है। चुंबकीय आघूर्णों को बोर मैग्नेटॉन में मापते हैं। तो इससे हमको पता भी लग जाता है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं इनका बॉन्डिंग कैसे होती है उसके ऊपर। तो होता क्या है, जब धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो 2 प्रकार से होती है ना। लिगेंड तो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर धातु के रिक्त संकरित कक्षक में देकर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखो ये बना रहा है, ये लिगेंड है CO कार्बोनिल। ये अपना लोन पेयर यहाँ से मेटल के रिक्त कक्षक में दे रहा है और क्या बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा। ठीक, और मेटल क्या कर रहा है?
अपने असंकरित इलेक्ट्रॉन युक्त डी कक्षकों का लिगेंड के रिक्त बंधी या विपरीत बंधक कक्षों से अतिव्यापन कर पाई बंध बनाता है। तो मेटल क्या कर रहा है, विपरीत इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, लिगेंड को दे रहा है, और क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी एक दूसरे से ये गुथे हुए बंधे हुए हैं, है ना। ये खाली देखिए, लेकिन पाई बॉन्ड दोनों तरफ बनता है, यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है। आप जानते हो 2 लोब होते हैं पाई के, ठीक है। तो पाई चूंकि वापस विपरीत और बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग कहते हैं इसे, ठीक है। तो जनरली संकुल यौगिकों में लिगेंडों के साथ बैक बॉन्डिंग यानी पश्च बंधन होता है। तो ये वीबीटी की मुख्य कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल से हम पता लगाएंगे कि वीबीटी कैसे काम करती है, और हम बहुत सारी जानकारी इससे ले सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। वीबीटी से हम क्या निकालेंगे देखना। पहला एग्जाम्पल लिया, मैं बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, NiCN4 2 NiCN4 2 ठीक है। इसका नाम क्या होता है, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले X निकालेंगे, ये X। तो X इसके ऊपर ऑक्सीकरण, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, X -4 = -2, यानी X बराबर क्या हो गया, +2, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो मैंने सुविधा के लिए पहले मैं निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा और उसके बाद में लिखूंगा निकल +2 का, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28. तो सबसे पहले आद्य अवस्था प्रिमिटिव स्टेट यानी लोएस्ट स्टेट में इसकी हम जानते हैं परमाणु क्रमांक 28 के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 4s2 3d8, है ना। क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये होता है। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 8 28, ये 28 हो रहे कि नहीं हो रहे, इधर हो रहे हैं। तो इसमें संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम वाला लिखना है मुझे, 3d8 4s2 1s 2s 2p 3s 3p तक तो हो गया, 4s 3d 3p तक तो पूरा भरा हुआ है, और 3d अधूरा है और 4s बाहर का है। तो भले 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, 3d में बाद में आते हैं, लेकिन लिखेंगे अपन ऐसे ही लिखेंगे, 3d पहले लिखेंगे और 4s बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो आपने 11th में ऑफबोनियम पढ़ रखा है, 11th में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है। तो 4s2 3d8 को ऐसे नहीं लिख करके 3d8 4s2 मैंने लिखा है, क्योंकि 4s कक्षक बाहर होता है, 3d अंदर होता है, और अंदर बाहर पहले भरते हैं बाद में अंदर भरते हैं, ये आपने देखा होगा 11th के अंदर। में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। क्यों होता है, वो ऊर्जा के क्रम में होता है। हाँ सर, 3d8 यहाँ पर देखिए आप, वन 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से भरे जाएंगे क्रम से। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 4s2, ये 4s2, 4p कक्षक खाली है, आगे की 4p कक्षक खाली है, ठीक है। अब हमने x निकाला था +2, तो हमको चाहिए निकल +2, पहले हमने निकल के लिख दी। अब हम निकल +2 कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से त्यागेगा, बाह्यतम कोश से। बाह्यतम कोश कौन सा है, 4s, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये दोनों, ठीक है। तो 4s हो जाएगा खाली, और ये सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास, ये 3d8 4s 0 4p 0, ठीक। अब हमको 4 कक्षक की क्यों खाली चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, Cn- क्या है, एक दंतुर लिगेंड है, 4 बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समन्वय संख्या 4 है, इसलिए हमने 4 कक्षक खाली की है यहाँ पर, ठीक। अब हम देखते हैं, अब लिगेंड कौन सा है, Cn- प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है इसलिए क्या होगा, युग्मन होगा। यहाँ निकल +2 के 3d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। युग्मन होने से क्या स्थिति पैदा होगी, वो देखिए आप। तो युग्मन होने के बाद जो अवस्था आएगी वो आएगी एक्साइटेड स्टेट आएगी। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया यहाँ पर,
और ये कक्षक खाली हो गया, तो ये सारे कक्षक भर गए और ये हमारा कक्षक खाली हो गया, 3D कक्षक खाली हो गया हमारा। ठीक है, तो अंदर का कक्षक खाली हो गया तो संकलन हो जाएगा। हमको 4 खाली चाहिए, है ना, समन्वय संख्या 4 है तो 4 खाली चाहिए, तो DsP2, एक D का, एक S का और 2 P के ये। ठीक है, तो संकलन होगा DsP2 संकलन। अगर ये खाली नहीं होता तो आगे के कक्षक इस्तेमाल होते तो sp3 हो जाता, लेकिन चूंकि Cn- प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड होने के कारण ये यहाँ चला जाएगा, युग्मन होगा, युग्मन होने के कारण ये सारे, ये 3 तो पहले भरे हुए थे ही और चौथे में ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा तो ये वाला कक्षक भर जाएगा, ये खाली हो जाएगा, तो संकलन होगा DsP2। अंदर के कक्षक यूज हो रहे हैं इसलिए ये होगा निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अब क्या होगा, ये क्या बनाएंगे, ये 4 रिक्त कक्षकों में अब इनके बीच में संकलन होगा। इन चारों का नाम DsP2 है, ये भी DsP2, ये DsP2, ये DsP2, ये DsP2 और ये भी DsP2। इन चारों कक्षकों का नाम क्या है, DsP2। चारों क्या हो गए, वैकेंट हो गए। अब संकुल के अंदर क्या हो रहा है, ये Cn- लिगेंड अपना लॉन पेयर इन रिक्त कक्षकों में दे रहे हैं, तो एक Cn- ने यहाँ दिया, 2, 3 और 4, और 4 ही Cn- जुड़े हुए थे यहाँ। ठीक, तो ये चारों Cn- अपने अपने लॉन पेयर किसमें देते हैं, इन रिक्त संकरित कक्षकों में देते हैं, और संकरित कक्षकों का नाम क्या है, DsP2। ठीक, तो हमने इससे डिसीजन क्या निकाला, सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, टेट्रासाइनोन निकलेट सेकंड आयन, यहाँ आगे आयन लगेगा। ठीक है, संकरण कौन सा, DsP2। संकुल कौन सा, अंदर के कक्षक यूज हुए इसलिए आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ज्यामिति होगी वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय मतलब इस प्रकार से, ऐसे प्लेन में, बीच में निकल, चारों तरफ ये ऐसे। ठीक, वो निकल बीच में और Cn- और ऊपर 2-, NiCN for 2-। ठीक है, ये Cn चारों क्या कर रहे हैं, रूप से संयोजक बंध बना रहे हैं, इसलिए मैंने तीर का निशान लगाया। आप तीर का निशान नहीं लगाएं तो भी चलेगा। ये कौन सी शेप है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, देखो जोड़े में, ये जोड़े में, ये जोड़े में, ये जोड़े में और ये जोड़े में। ठीक, ये चारों जोड़े में, एक भी अकेला नहीं है, यानी अयुग्मित नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, कलरलेस होगा, रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय। तो आपने देखा कि VBT के माध्यम से हमको ये कितनी सारी जानकारी मिली और साथ में शेप भी मिल गया। बस आप इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद अब आप VBT को पढ़ोगे, आपको सब समझ में आएगा कि अपन ने जो किया वही अपन ने लिखा। जो हमने VBT के इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए जो प्रोसेस हमने इस्तेमाल की वही तो VBT और क्या है। चलो भैया नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल है NiCl4 2-। सबसे पहले हम देखेंगे कि निकल के ऊपर चार्ज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी। ये तो हमको पता है, या तो 0 होगी या प्लस में होगी। देखते हैं, इसको मान लो x, तो x क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, -1 तो -4 इक्वल टू -2, तो x बराबर आ गया +2, यानी निकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2। तो हमको सबसे पहले निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पहले सबसे पहले हम निकल का लिखें। निकल का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 4s2 3d8, 4s2 3d8। इस रूप में हमने लिख दिया। चलो अब हम निकल +2 यानी बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, बाह्यतम कोश से, आउटर ऑर्बिटल से हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। आउट कौन सा है, आउटर 4s, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये खाली हो गया, तो निकल +2 में ये खाली हो जाएगा आपका। ठीक, और 4s के आगे के कक्षक कौन से खाली, 4p, 4p के आगे के कौन से, 4d, 4d के आगे के कौन से, 4f, 4f के आगे के कौन से, 4g। तो इस प्रकार से हमको जितनी आवश्यकता उतने हमने आगे लिख लिए, 4p हमने आगे लिख दिए। ठीक, चलिए देखते हैं। अब Cl- दुर्बल लिगेंड है, इसलिए यहां 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। देखो जब प्रबल लिगेंड होगा
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, लेकिन दुर्बल लिगेंड है इसलिए ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? ठीक, तो यहां पर ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी क्योंकि लिगेंड यहां पर वीक है। ठीक है, तो अब यहां पर इस कंडीशन को बदला नहीं जा सकता, तो अब केवल आगे के कक्षक ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, अतः यह बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल होगा। ठीक, तो हम निकल की उत्तेजित अवस्था को कैसे लिखेंगे? इसको हम छेड़ नहीं सकते, इसको ऐसे का ऐसा रखेंगे, और हमको समन्वय संख्या 4 है, 4 उपसुसरिक बंध बनते हैं, इसलिए रिक्त कक्षक कितने चाहिए? हमको 4 चाहिए। जितनी समन्वय संख्या उतने रिक्त कक्षक चाहिए, तो हमको 4 चाहिए। अंदर के हम ले नहीं सकते, तो हम कहाँ के लेंगे? बाहर के कक्षक लेंगे। तो एक तो S और 3 P के, तो sp3 संकरण कौन सा होगा? sp3। और sp3 में बाहर के कक्षक इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो अब हम संकुल के रूप में क्या लिख सकते हैं? देखिए आप, हमने संकुल में क्या हो रहा है? संकुल में धातु आयन की ये वाली अवस्था थी, ये यहां से पूरी की पूरी लिख दी हमने। ठीक है, और ये चारों कक्षक sp3 संकरण के बाद 4 नए कक्षक बनाते हैं। कौन कौन से? एक ये sp3, ये sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ये 4 नए कक्षक बने, संकरित कक्षक, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इन चारों संकरित कक्षकों में लिगेंड कौन से? Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ये चारों Cl माइनस लोन पेयर देते हैं, 1 2 3 और 4, और उपसंयोजक बंध बनाते हैं। इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, VBT स्पष्ट करती है। तो हमको इस VBT से हमको क्या क्या मिला? आपको समझ में आ गया ना? हमने क्या किया? सबसे पहले हमने पहले निकल की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली +2, निकल +2 की हमने निकल +2 की हमने आद्य अवस्था निकाली ये। फिर हमने देखा कि वो लिगेंड प्रबल है दुर्बल है। लिगेंड अगर प्रबल है तो युग्मन होगा, और Cl माइनस दुर्बल है तो यहाँ युग्मन नहीं होगा। फिर हमको समन्वय संख्या के हिसाब से जितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे, हमने उतने वैकेंट ऑर्बिटल को लेकर के और संकरण निकाल लिया। कौन सा संकरण होगा? अंदर का कक्षक होता तो dsp2, लेकिन बाहर के कक्षक है sp3। ठीक है, और उसके बाद हमने लिगेंडो को शो कर दिया कि यहाँ पर ये लोन पेयर देते हैं। ये हो गया हमारा NiCl4 - संकुल। तो नाम है इसका टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन। समन्वय संख्या इसकी 4, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल, कॉम्प्लेक्स है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल। रंग है ये रंगीन। क्यों है रंगीन भैया? क्योंकि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए कहाँ है, देखिए ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? आप 2, बाकी तो युग्मित है, ये सारे तो युग्मित है, लेकिन ये है कि नहीं 2? ये 2 दिख रहे हैं हमको, अकेले खड़े हैं, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? ये रंगीन होंगे। और ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये गलत है। ये अनुचुंबकीय होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, गलत लिख दिया है ना? क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, जल्दबाजी में गलत लिख दिया है। तो ये अनुचुंबकीय होंगे, और इनका चुंबकीय आघूर्ण म्यू क्या होगा? √n × n+2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। √2 × 2 + 2 √8, 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन Bm। और शेप होगी इसकी टेट्राहेड्रल, निकल बीच में, और ये यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा NiCl4 2- ऐसे। ये भी मैं यहाँ लिखना भूल गया, आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट बना करके 2- ऊपर लिख। ठीक, तो एक VBT से आपको कितनी जानकारी मिल गई वो आप देखिए। ठीक है, और चुंबकत्व में अनुचुंबकीय को क्या बोलते हैं? डाईमैग्नेटिक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरामैग्नेटिक। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सर एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन एक ही पेपर में 3 बार आया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैंने कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दिया तब भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया, तो आप समझिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। NiCO4 x + 0 = 0, यानी निकल के ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो हमको केवल निकल का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमको, क्योंकि x = 0 है। तो निकल की नॉर्मल आद्य अवस्था होती है 3d8 4s2, हमने लिख दिया 3d8 और 4s2।
अब हमको कोई s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है, CO लिगेंड है, CO है प्रबल लिगेंड, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए क्या होगा, युग्मन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और ये यहां आ जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये वाला भर गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ये वाला भी भर गया और ये खाली हो गया, है ना। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन ये वाली आ जाएगी, ये वाली 3D पूरा भर जाएगा, 4s और आगे के कक्षक खाली हो जाएंगे। ठीक, अब यहां पर क्या है, कितने लिगेंड है, 4, इनकी समन्वय संख्या कितनी है, समन्वय संख्या कितनी है इसकी, 4, समन्वय संख्या कितनी है, 4। इसका मतलब हमको 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए मेटल के अंदर। ठीक, तो क्या हो गया, देखिए आप, अब युग्मन होने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि अंदर का कोई कक्ष खाली है ही नहीं, डी तो खाली है ही नहीं। और डी खाली क्यों नहीं है, क्योंकि आवेश 0 था तो s के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए, इसलिए डी खाली नहीं हुआ। तो s के हमको 4 कक्षक खाली थे, हमको आगे के कक्षक ही लेने पड़ेंगे, मजबूरी है हमारी। तो संकरण होगा sp3, क्या होगा, sp3 कारण मैंने लिख रखा है ना। युग्मन होने के बाद भी आंतरिक n-1d कक्षक रिक्त न होने के कारण यहाँ sp3 संकरण ही संभव है। समझ रहे हो आप, कहने का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि प्रबल लिगेंड हो तो आंतरिक कक्षक संकुल होगा, जरूरी नहीं है। यहां देखिए आप, बच्चे ज्यादातर गलती क्यों करते हैं और ये क्वेश्चन इतनी बार क्यों आया एग्जाम में, उसका रीजन है भाई, CO क्या है, प्रबल लिगेंड, और समन्वय संख्या कितनी, 4, 4 के 2 संभव हैं, या तो sp3 या dsp2। अब बच्चे क्या करते हैं गलती कि CO प्रबल लिगेंड है, dsp2 होगा, सीधा क्या करते हैं, अच्छा प्रबल लिगेंड है, युग्मन होगा, dsp2 सही होगा। अब वो गलत हो गया, यहाँ क्या है, sp3 है। क्यों, क्योंकि जब हम आगे देख रहे हैं VBT के अंदर तो युग्मन के बाद ये डी कक्षक खाली है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तो आगे के कक्षक इस्तेमाल होंगे, तो संकरण होगा sp3। आप समझ रहे मेरी बात, ये जरूरी है इसके अंदर, इसलिए ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी बार एग्जाम में आया। ठीक है, तो अब क्या होगा, आगे के कक्षक इस्तेमाल होंगे तो क्या हो जाएगा, CO 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 CO। ठीक है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेंगे, चारों कक्षकों में अपने लोन पेयर प्रदान करके उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3। ज्योमेट्री इसकी चतुष्फलकीय है ना, और सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो एक अकेला कोई है ही नहीं, इसलिए ये क्या होगा, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक होगा। शेप क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, इस तरीके से। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए जोड़ा स्पेशल, क्योंकि एक तो ये एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्पष्ट है कि प्रबल लिगेंड होने के बाद भी ये आंतरिक कक्षक संकुल नहीं होकर के बाह्य कक्षक संकुल है, यानी ये अपवाद है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जनरली अगर प्रबल लिगेंड हो तो आंतरिक कक्षक संकुल होगा, लेकिन इसमें प्रबल लिगेंड CO होने के बाद भी ये आंतरिक कक्षक संकुल नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे के एग्जाम्पल पर। देखिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल, CONH3 3+। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, x + 0 = +3, यानी x बराबर आ गया +3। ठीक, अब हमको कोबाल्ट +3 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी उसकी स्थिति लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति क्या है। तो कोबाल्ट भी देखते हैं पहले, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 27, तो 4s2 3d7, ये तो हो गया 3d7 और ये हो गया 4s2, 4p खाली है। ठीक, अब मुझे क्या निकलना है, कोबाल्ट का निकलना नहीं है, मुझे निकलना है कोबाल्ट +3 का। +3 यहाँ से आया तो कोबाल्ट +3 का मतलब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 2 तो यहाँ से निकले और एक ये जो एक्स्ट्रा था ये यहाँ से निकला। समझ में आया, तो क्या हो गया, 3d
4s0 3d6 हो गया, 5 और 1 6 है ना, 4s0 3d6। तो कंडीशन क्या होगी, ये होगी 3d कोबाल्ट +3 की। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें समन्वय संख्या 6 है, अतः केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट +3 के पास 6 रिक्त कक्षक होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमको, 6 रिक्त कक्षक। और दूसरा क्या है, यहाँ पर लिगेंड प्रबल है NH3, इसलिए क्या होगा, युग्मन होगा, युग्मित हो जाते हैं। युग्मन होगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर। ठीक, कंडीशन क्या हो जाएगी देखना, ये दो तो यहाँ है, ये दोनों मिलकर के आ जाएंगे यहाँ पर और ये दोनों मिलकर के आ जाएंगे यहाँ पर। समझ में आया? तो ये 2 कक्षक खाली हो जाएंगे हमारे पास, 2 D कक्षक खाली हो जाएंगे। इन रिक्त कक्षकों का उपयोग हम अपने लिए संकरण में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हमको कितने चाहिए, खाली कक्षक 6 चाहिए। तो 2 तो ये, 1 ये, 3 और 3 ये, कितने हो गए, 6 हो गए। तो संकरण कौन सा होगा, D2, ये 3D2 है ना, D2sp3। तो संकरण का नाम क्या होगा, D2sp3 संकरण। और यहाँ पर चूंकि अंदर के n-1 D कक्षक उपयोग में आ रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो संकुल में स्थिति क्या होगी, देखो ये 6 कक्षक आपस में संकरण करेंगे और नए 6 कक्षक बनाएंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इन 6 का नाम क्या होगा, D2sp3। ठीक, और ये 6 के 6 क्या होंगे, खाली कक्षक होंगे। इसमें 6 लिगेंड NH3 1 2 3 4 5 6 अपना लोन पेयर दे करके उपसर्ग जगवन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो हमको क्या क्या जानकारी मिली, सबसे पहले तो इसका नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है इसकी 6, संकरण है इसके अंदर D2sp3। ठीक है, ज्यामिति है इसकी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय मतलब 4 तो प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे, ये सभी क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर तीर का निशान लगाना जरूरी नहीं है, ज्यामिति के अंदर तीर का निशान लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन तीनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये रंगहीन और प्रतिचुंबकीय, कलरलेस एंड डाईमैग्नेटिक। तो आपको कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। ठीक, देखिए आप कितना इंटरेस्ट आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को आप अपने मन से करेंगे ना, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप बिना देखे कीजिए इनको, और प्रोसेस यही रखिए, प्रोसेस को कभी भी छेड़िए मत। आज के दिन का अंतिम एग्जाम्पल देखते हैं हम, COF6 3-। तो वही सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, x - 6 = -3, -3 यहाँ से आया, x = +3। यहाँ पर भी हमको कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो पहले की तरह पहले कोबाल्ट का निकालेंगे, 3d7 4s2, फिर हम क्या निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे, 2 ये निकल गए और 1 यहाँ से निकल गया। तो क्या स्थिति हो जाएगी, 3d6 4s0। ठीक, अब यहाँ पर पहले वहां प्रबल लिगेंड था NH3, यहाँ पर F- दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड होने के कारण युग्मन नहीं होता, ये युग्मन नहीं होगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा। समझ में आया, ये यहीं रहेंगे, यानी अब हम इनको छेड़ नहीं सकते। तो हमको 6 कक्षक चाहिए खाली, क्योंकि समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। तो हमको आगे के कक्षक लेने पड़ेंगे, इसके आगे के 4D। तो वही हम कर रहे हैं, देखिए। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इनको हम युग्मित कर नहीं सकते। तो एक तो S 3p और 4s 4p के बाद क्या होता है 4d, d में कितने होते हैं 5 में से हमको जरूरत कितनी है 1 और 3 4 2 की ही जरूरत है, तो हम यहाँ से 2 ही लेंगे। तो संकरण क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा sp3d2 संकरण। ठीक है, ये 6 कक्षक आपस में संयोग करके नए संकरित कक्षक बनाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। इन 6 का नाम क्या होगा sp3d2 संकरित कक्षक। ठीक, और ये 6 कक्षक खाली हो जाएंगे जिनमें दुर्बल लिगेंड F- अपना लोन पेयर देगा और क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये 6।
ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं प्रोसेस कितना इजी है। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर नाम है हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट आयन, थर्ड आयन। समन्वय संख्या कितनी है इसकी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि 6 F माइनस जुड़े हुए और F माइनस क्या है, फ्लोरो या फ्लोरिडो, एक दंतुर लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, एक ही बॉन्ड बनाएगा तो 6 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए समन्वय संख्या 6। संकरण क्या होगा sp3d2, अभी निकला हमने क्यों है, जो इसकी ज्योमेट्री होगी अष्टफल की। देखो d2 sp3 हो या sp3d2 हो, ज्योमेट्री अष्टफल की ही होगी। रंग होगा, देखिए यहाँ पर 4 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा, ये रंगीन होगा और अनुचुंबकीय होगा, यानी पैरामैग्नेटिक होगा ये। ठीक, अब जब भी अनुचुंबकीय हो तो उसका आप म्यू जरूर निकालिए, मैग्नेटिक मोमेंट जरूर निकालिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू बराबर n इंटू √n इंटू n प्लस 2। n की जगह क्या रखेंगे 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, √4 इंटू 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 चेक, यानी √24। ये आंसर आ जाएगा 4.89 बोर मैग्नेटॉन, 4.89 बोर मैग्नेटॉन। तो आज आपने देखा कि वीबीटी को किस तरह से हमने समझाया और वीबीटी के माध्यम से हम संकरण कैसे निकालते हैं किसी भी संकुल का, ये आपने सीखा। ठीक है, और संकरण निकालते समय प्रबल लिगेंड होगा तो युग्मन होगा, दुर्बल लिगेंड होगा तो युग्मन नहीं होगा। अब युग्मन करके और युग्मन नहीं करके आप देख लीजिए कि हमको कितने रिक्त कक्षक चाहिए। अगर अंदर के कक्षकों से व्यवस्था हो जाती है तो ठीक, तब तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और अगर अंदर के कक्षकों से व्यवस्था नहीं होती है या युग्मन नहीं होता है तो हमको बाहर के कक्षक इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो मेरे ख्याल से आपने वीबीटी को अच्छी तरह समझा होगा। ये पांचों एग्जाम्पल्स करने के बाद आप वीबीटी को वापस पढ़िए, जो मैंने शुरू में आपको थ्योरी बता रखी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और निकल टेट्रा कार्बोनिल यानी टेट्रा कार्बोनिल निकल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ये वाला, ये आप अवश्य कीजिए। ये भले आपके बुक में एग्जाम्पल नहीं दे रखा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रबल लिगेंड है, फिर भी संकरण sp3 है प्रबल होने के बावजूद। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम CFT और उसके या फिर इसके और अदर एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।